आज के इस जश मीडिया इनिशिएटिव के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं असद अशरफ साहब। हम आपका वेलकम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मासी साहब। आज के दौर में ये बहुत पिछले कई सालों से एक डिबेट है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो कितनी बच गई है, कितनी पॉसिबल है आने वाले टाइम में, और कितनी हो रही है वो भी एग्जिस्टिंग टाइम्स में। और ये डिबेट जो है बेसिकली 2007, 8, 9 के करीब स्टार्ट हुआ था। और मुझे लगता है, आज मैं कुछ पढ़ रहा था नीमैन फाउंडेशन का, उन्होंने भी 2007 में एक पीस किया था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का क्या फ्यूचर है। और जब डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और सारे न्यूज रूम्स जो हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, और जिस दौर में हमारे पास ट्विटर है और ऐसे और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स और जो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, थॉट लीडर्स हों, तो ये लोग ट्विटर पे हैं, ये लोग फेसबुक पे हैं, ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और ये लोग लगातार वहां पे ट्वीट करते रहते हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल पहले तरीका होता था कि जाके एक रिपोर्टर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, या जो उसका बीट होता था, कहीं ये होम मिनिस्ट्री हो या कोई और मिनिस्ट्री हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सिविल सोसाइटी देखता हो, कोई सोशल इश्यूज देखता हो, तो वो अपने अपने अलग अलग एरियाज में जाके वो लगातार अपने बीट पे रहते थे। तो वो जो है दरअसल 2007-8 के दौर में और 9-10 के दौर में बदलने लगा, जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा। और आने वाले सालों में 2011, 12, 13, 14 में तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक नया सवाल खड़ा हुआ कि क्या अब रिपोर्टर्स की भी जरूरत होगी बहुत ज्यादा? क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग तो एक चीज है, लेकिन एक नया सवाल ये सब हुआ कि क्या रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी? क्योंकि ऑलरेडी जो थॉट जो लोग मैटर करते थे, जो लोग इम्पोर्टेंट थे, जो न्यूज मेकर्स थे, वो लोग ट्वीट करके अपनी राय रखते हैं और फेसबुक पे पोस्ट लिख के अपनी राय रखते हैं, और वहां से बहुत कुछ लोग उठा के एक न्यूज स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उन लोगों से जाके रूबरू होना पड़ता था। यू हैड टू इंटरैक्ट विद देम एंड टॉक टू देम टू गेट अ बाइट और अ कोट। लेकिन जनरली आजकल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे कल अब उदयपुर में जो हुआ, उसके बाद सब लीडर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स ट्विटर पे दे दिए, फेसबुक पे दे दिए। तो ये एक बड़ा चेंज है, और ये एक बड़ा चेंज है जिसमें कुछ हद तक फिजिकल इंटरेक्शन जो जर्नलिस्ट का इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के साथ होता था, इम्पोर्टेंट लोगों के साथ होता था, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है। और वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और वो लोग जो है डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डिजिटल न्यूज क्रिएटर्स हैं, वो लोग ट्विटर का फायदा उठा के और फेसबुक का फायदा उठा के वो कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके दो पहलू हैं। अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आएंगे डिटेल्स में, लेकिन इसके दो पहलू हैं कि एक तो इससे छोटे न्यूज रूम्स जो हैं वो भी बन रहे हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बहुत बड़े मीडिया हाउसेस हैं, और वो किस तरह से उन्होंने न्यूज को मोनोपोलाइज कर रखा था, अपनी तरह से दिखाते हैं, अपनी तरह से एक नैरेटिव बनाते हैं, अपनी तरह से एक लोगों के अंदर सोच पैदा करते हैं। तो ये नया सोशल मीडिया जो है, और उसके वजह से जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है और डिजिटल न्यूज क्रिएशन है, उसको फायदा हुआ है, और एक नई तरह की जर्नलिज्म भी निकल के आई है सामने। और कुछ लोग जो हैं वहां से, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में वो लोग वहां से फायदा उठाते हैं। और जो एग्जिस्टिंग ट्वीट्स हैं बड़े बड़े लोगों के, इंपॉर्टेंट लोगों के, जो न्यूज मेकर्स हैं, उनके जरिए उनको उनको देखकर उनके जरिए स्टोरीज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिपोर्टर्स नहीं है, इतना बड़ा ब्यूरो नहीं होता है उनके पास। बहुत छोटी छोटी टीम से लोग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल है ऑल्ट न्यूज, जो पिछले दिनों फैक्ट चेकिंग में एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके उसने अपना काम किया, और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया फैक्ट चेकिंग के एरिया में। और ऑल्ट न्यूज के बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी फैक्ट चेकिंग करना शुरू किया।
तो कुछ हद तक फेक न्यूज का जो आमद था वो कम हुआ, और कम नहीं हुआ लेकिन उसको वेरिफिकेशन उसकी शुरू हुई। और हम देख रहे हैं कि उसके लिए क्या हो रहा है अभी वर्ल्ड न्यूज के साथ, वो तो एक खैर एक अलग बात है। तो इम्पोर्टेंट मतलब मिला जुला के बात ये है कि सोशल मीडिया के आने से जो ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा इम्पोर्टेंस था, और एक वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो आया ही, लेकिन एक नया डिबेट भी बन गया कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, विल इट एग्जिस्ट और विल इट नॉट एग्जिस्ट। आज के टाइम में जैसे मैंने अभी रिसेंटली आउटलुक में काम किया था, तो हालांकि हमारे पास अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट का स्कोप था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम घर बैठ के भी कंटेंट क्यूरेट करके एक ओपिनियन एक एनालिटिकल पीस लिखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी अर्ली अर्ली करियर जर्नलिस्ट के लिए ये चीज बहुत अच्छी नहीं है। और ग्राउंड रिपोर्ट का जो अपना एक इम्पोर्टेंस है, और ग्राउंड रिपोर्ट का जो अपना एक सिग्निफिकेंस है, वो अपनी जगह पे बना रहता है। चाहे जर्नलिज्म किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे जर्नलिज्म आगे में कोई भी रूप ले, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट ग्राउंड रिपोर्ट एज इट इज। Now, one of the finest example of what can be a very good ground report at this point of time is that हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से न्यूज सर्कुलेट की जा रही है, और जिस तरह से हम लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं राजस्थान से, उदयपुर में जो हुआ, और जिस तरह से लगातार हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं 2 लोगों के, मुझे लगता है कि ये सवाल मैं आपसे पूछना इनफैक्ट चाहता था कि आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट कैन बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड ग्राउंड रिपोर्ट राइट नाउ। So I think what is extremely important for a journalist right now is to go to Rajasthan, और जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज हमें पुलिस के हवाले से मिल रही है, जो चीज हमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मिल रही है, जो चीज हमें और भी सोर्सेस से मिल रही है, उसको हम जाके वेरीफाई करें। और तभी मुमकिन है जब हम जाके वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, जाके हम पता करें कि ये 2 लोग कौन थे, इन 2 लोगों का परिवार कहाँ है, इनकी फैमिलीज कहाँ हैं, इनके फैमिलीज में कौन कौन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं। तो मतलब what essentializes ground report is the fact that we are not buying into what mainstream media is already telling us, or what big organizations are already telling us, या जो पुलिस हमें बता रही है, या जो हमें सरकारी एजेंसीज बता रही हैं। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक कि क्यों ग्राउंड रिपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। और मैंने अभी तक 2 दिनों में कोई भी ऐसी, हालांकि अभी 1 दिन हुए हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो लोग उनके ओरिजिन्स को ट्रेस करें कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आते हैं, इनके क्या लिंकेजेस हैं, इनकी फैमिली कहाँ रहती है। आई थिंक समवन could do a brilliant ground report around this. So what I'm trying to say is that ये ग्राउंड रिपोर्ट का जो अपना इम्पोर्टेंस है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर चेंजेस इन न्यू मीडिया, नया मीडिया जो है वो पूरी तरह से वो बदल रहा है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पॉसिबल है आज के दौर में बिना ग्राउंड पे जाए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में बनी रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके ग्राउंड रिपोर्ट्स में, जो सच हम निकाल के लाते हैं, और जो हमें एज अ जर्नलिस्ट हमारा एक काम स्टोरी टेलिंग भी है। और स्टोरी टेलिंग जो हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं स्टोरी टेलिंग कि हम जो गरीब हैं और जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो आर्थिक तौर से कमजोर हों, चाहे वो सामाजिक तौर से कमजोर हैं, उनकी कहानियों से हमें लोगों के दिलों में एम्पैथी पैदा करना है। लोगों को उनके लिए क्यों, अगर हम ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा है जो हम लगातार, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज की डेट में जो बहुत क्रिटिकल हैं सरकार की, और ना ही इस सरकार की, मतलब किसी भी सरकार में मीडिया हाउसेस को क्रिटिकल रहना चाहिए हर सरकार के, लेकिन इस दौर में भी ऐसे मीडिया हाउसेस, ऑल्टरनेटिव मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो मेन स्ट्रीम ही है, और वो बहुत क्रिटिकल है सरकार। लेकिन बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, हमें इसको सोचने की जरूरत है। बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों के सेंट्रिक होकर जर्नलिज्म कर रहे हैं।
हम सिर्फ पावर सेंट्रिक जर्नलिज्म कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, कोई बड़ा इंसान क्या बोलता है जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, और उसके अराउंड हम बहुत सारी रिपोर्टिंग्स करते हैं। लेकिन हमें लोगों के बीच, जो आम लोग हैं, अगर उनके बीच में एम्पैथी क्रिएट करना है, तो वो स्टोरी टेलिंग का जो पूरा आर्ट है, जिस तरह से हम एक कहानी को बताते हैं और जिस तरह से हम कहानी को सुनाते हैं, वो कहानी के आर्ट को सुनाना हमें सीखना पड़ेगा। और वो सीखना इस तरह से पड़ेगा कि आपको वो लिखना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए। और क्योंकि हम डिजिटल मीडिया में हैं, तो वीडियोस के फॉर्म में भी हम कहानी सुना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के फॉर्म में भी हम कहानी सुना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म में भी हम कहानी सुना सकते हैं, और लिख के भी हम कहानी सुना सकते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है वो अपने आप में बिना ग्राउंड रिपोर्टिंग के नहीं होगी। और स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग, पीपल सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई आप जर्नलिज्म के थ्रू आज के दौर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको पावर को छोड़ के लोगों पे फोकस करना पड़ेगा, और लोगों के मिजरीज को आपको को बताना पड़ेगा। मतलब हम ये बहुत बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये योजना लाया और वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन लोगों की लाइफ्स में उसमें उससे क्या असर पड़ रहा है, लोगों की आम जिंदगी में उससे क्या असर पड़ रहा है, लोगों की मिजरीज कैसे 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 हम बता सकते हैं। जब तक हम वो आर्ट नहीं सीखेंगे, और जब तक हम लोगों को उनसे एम्पैथाइज कराना नहीं सिखाएंगे, मतलब जब तक स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा एम्बिट होता है कि अब जब गरीब मुस्लिमों की स्टोरी बता रहे हैं, स्पेशली इन दिस फॉर्म ऑफ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरी टेलिंग के अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन जब आप न्यूज को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बता रहे हैं, तो एक एम्पैथी जनरेशन बहुत बड़ा काम है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आप ग्राउंड पे जाएं, जब आप खुद चीजों को देखें, जब अपनी नजर से चीजों को देखें, और जब आप वापस आएंगे, तो आप एक नेचुरली, व्हेन यू सिट डाउन टू राइट, यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग राइटिंग द स्टोरीज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ग्राउंड, या अगर कभी फोन पे बात करके आप स्टोरी लिखते हैं, या कहीं और से कुछ सोर्सेज के थ्रू बैठ के स्टोरी लिखते हैं, तो आप नेचुरली वो फील करेंगे डिफरेंस। कि आप जब लिखते हैं, तो अगर आप भी एम्पैथाइज करके जब लिखते हैं कमजोर लोगों के बारे में और वीक लोगों के बारे में, तो वो कितनी पावरफुल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग हो जाती है जब आप देख के आते हैं चीजों को। व्हेन यू एक्चुअली गेट टू सी थिंग्स, व्हेन यू एक्चुअली गेट टू सी दैट someone, it's there's a huge difference between, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम यहाँ बैठ के किसी को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई एक गरीब आदमी रोड पे मर रहा है भूखमरी के कारण, या गर्मी के कारण, या ठंड के कारण, या और किसी कारण। लेकिन जब हम जाएंगे उससे, और जब उससे बात करके आएंगे, जब हम उसके इमोशंस को रिकॉर्ड करेंगे, जब हम उसके इमोशंस को रिकॉर्ड करेंगे, जब हम उसके इमोशंस को नोट डाउन करेंगे, जब उनके इमोशंस हमारे दिमागों में इम्प्रिंट होंगे, तो उसका जो असर है आपके लिखने में, मतलब उसका इम्पैक्ट बाद में ऑडियंस से क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा नहीं पड़ेगा एक अलग बात है, लेकिन आपके लिखने में आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होगी कि वो कभी भी आप डेस्क पे बैठ के या फोन पे बैठ के किसी से बात करके वो आप उतनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाएंगे। Because the fact that you've gone there, you've met these people, you've recorded their emotions, you've felt their emotions, you have exchanged emotions, you have exchanged emotions with the person. You've also developed a certain connect with the subject. आपने अपने subject के साथ, हालांकि as journalist we are supposed to be neutral and all, लेकिन ये जो objectivity और neutrality का debate है journalism में, ये अपने आप में भी एक contested debate है। और एक पी साइनाथ का ऑब्जेक्टिविटी पे एक लंबा सा कुछ कोट है, वो मे बी मैं चैट बॉक्स में बाद में शेयर कर दूंगा। और तो हमें लगता है कि जो इमोशनल कनेक्ट हम बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट्स के साथ जिनके बारे में हम लिखने जाते हैं, हालांकि हमें बताया जाता है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म में कि हम बहुत न्यूट्रल रहें और हम इमोशन से स्वेड नहीं हो, लेकिन जर्नलिज्म कोई नेचुरल साइंस नहीं है जहाँ पे हमें इमोशन से स्वेड नहीं होना है। कि हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं,
तो हमको एकदम इमोशनल नहीं रहना है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ये सोशल साइंस का डोमेन अलग है, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीजें दूसरे तरह से ऑपरेट करती हैं। और 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 खैर उस डिबेट में अभी ना जाए, न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी की डिबेट में, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई न्यूट्रल जर्नलिज्म कुछ ऐसी चीज होती नहीं है, और वी ऑलवेज हैव अ सर्टेन बायस टुवर्ड्स सम सेक्शन, इट कुड बी एनीवन। और हम जो अगर 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 उसी में बात करेंगे कि क्या एथिकल है, तो एथिकल ये है कि हम हमेशा जो हमारा बायस हो और वीक और कमजोर लोगों की तरफ हो। और जब हम उन वीक और कमजोर जो हम जो जब उन वीक लोगों से, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, सोशली वीक हैं, और जो जो वीक जो जो जेंडर जिनको जो जेंडर इश्यूज को फेस करते हैं, उन लोगों से जब हम मिल के आते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इट मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट व्हेन यू आर राइटिंग दैट, एंड मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट आफ्टर राइटिंग दैट स्टोरी। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक दैट ग्राउंड रिपोर्टिंग कैन लूज इट्स सिग्निफिकेंस एज लॉन्ग एज जर्नलिज्म रिमेन्स देयर। जब तक जर्नलिज्म रहेगा, जब तक पत्रकारिता रहेगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग का अपना एक महत्व रहेगा। और वॉर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वॉर जोन में जैसे अभी यूक्रेन वॉर हो रही है, यूक्रेन में वॉर हो रही है, और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। और जो वॉर रिपोर्टिंग है, वॉर रिपोर्टिंग में भी बहुत आसानी से बैठ के दिल्ली में हम बैठ के लिख सकते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यूक्रेन में रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। हमें एनालिस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं जो क्लोजली फॉलो करते हैं, और और हमें बहुत सारे वॉइसेस ट्विटर पे मिल जाते हैं, बहुत सारे वॉइसेस दूसरे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। लेकिन वॉर रिपोर्टिंग में आज भी माना जाता है कि आप एनालिसिस तो कर सकते हैं, यहाँ बैठ के आप एनालिटिकल पीसेस कर सकते हैं, लेकिन जो जो मेजर क्रक्स होता है रिपोर्टिंग का, जो और जो मेजर जो एक बड़ा एलिमेंट निकल के आता है, वो आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाके, जब तक आप खुद कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देखते हैं, जब तक आप खुद नहीं देखते हैं कि कैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लोगों को किस तरह की मजबूरियां फेस करनी पड़ती है, या जो यूक्रेन में अभी यूक्रेन में जो चल रहा है, जो 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 वॉर चल रहा है, उसमें कॉमन लोगों को यूक्रेन के अंदर किस तरह की मजबूरियां फेस करनी पड़ रही हैं। ये जब आप अपनी आंख से देख के आएंगे, जब ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करेंगे इन चीजों के बारे में, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, उसका एक बहुत बड़ा बहुत 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 डिफर करता है कि आप बैठ के यहाँ से जब लिखेंगे उसके बारे में। बहुत बार हम देखते हैं ऐसा कि आज के दौर में हम अगर मान लीजिए कश्मीर पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की स्टोरी है, तो हमारे एडिटर्स बोलते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, और आप बेहतर होगा कि यहीं से फोन पे बैठ के कुछ लोगों से बात कर लीजिए और एक स्टोरी कर दीजिए। लेकिन वो स्टोरी जो है, आप स्टोरी कर तो सकते हैं, लेकिन it can never be an alternative to what you go and report from there, when you go and meet these people, जिनसे जो लोग आपको बताएंगे कि आपको अपने ही स्टेट में, अपने ही जोग्राफिकल रीजन में एक आउटसाइडर को अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है। और मतलब ऐसी नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी चीजें होती हैं। एक जमाने में मणिपुर बहुत बॉइलिंग था, नागालैंड बहुत बॉइलिंग था, और पैलेस्टाइन एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन जगहों पे मतलब वॉर रिपोर्टिंग में तो ग्राउंड रिपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने पढ़ाई करी है पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, और हमें देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से एक बिजनेस बनता है, बिजनेस बन जाता है, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के फायदे उठाते हैं। और ये जो बिजनेस है कॉन्फ्लिक्ट का, जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी होती है, वो न्यूज को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। जो आप बैठ के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ से देख रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं बड़े टीवी चैनल्स के माध्यम से, और बड़े और अखबारों के माध्यम से,
उसमें क्या सच्चाई है, वो किस इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो किस बायसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से आपको समझ में आएगा जब आप कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी को समझेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी को अगेन समझने के लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी नहीं समझेंगे, जब तक आप जाके वहां पे फर्स्ट हैंड देखेंगे नहीं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से किसको क्या फायदा हो रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह का एक नया बिजनेस क्रिएट हो गया है, जहाँ पे कुछ लोगों को सस्टेन कॉन्फ्लिक्ट से फायदा होता है, और वो फायदा जो है वो पॉलिटिकल फायदे भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल फायदे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के फायदे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इन जब ये वॉर रिपोर्टिंग आती है और कम्युनल वायलेंस जैसे है, ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग ही है अगर आप छोटे स्केल पे देखें तो। और कम्युनल वायलेंस से भी यही होता है कि हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट हैं लोगों के, बहुत सारे पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे पावरफुल लोगों के बायसेस हैं, लेकिन और वही रिफ्लेक्ट भी करते हैं जो हम यहाँ न्यूज कंज्यूम करते हैं बैठ के, और जो यहाँ हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो उन चीजों को मतलब सी आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी आइडियल सिचुएशन। द फैक्ट इज दैट यू ऑल आर गोइंग टू वर्क समवेयर, और आप जहां जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत निष्पक्ष नहीं होगा, बहुत सच का प्रतीक नहीं होगा, और बहुत ट्रूथफुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, आप नौकरी करने जाएंगे और वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और सच दिखाता हो। आप लोगों को वहां पे जाके अपने अपने स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे आप छोटी छोटी लड़ाइयां अपने लेवल पे कैसे लड़ सकते हैं, कि आप जो है अपने 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 बॉस से आर्ग्यू करके अपने इन द सेंस दैट you make a space for your own self, that you get to do little bit of what you want to do, and more so that you get opportunities to do ground reporting, and get as many facts from there, record as many emotions from there, and then negotiate with your team कि भाई मैं ये पब्लिश करना चाहता हूँ। हमेशा आपके पास रुकावटें होंगी, लेकिन उसमें आपको अपना स्पेस बनाना पड़ेगा जाके। और उस स्पेस में हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा इंसिस्ट करें कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग, अगर आप रिपोर्टर हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग एक इम्पोर्टेंट आपके लिए नेगोशिएशन का वो होना चाहिए कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है एज अ रिपोर्टर। So and also nurtures you as a journalist, because once you go to the ground, and once you start being with people on whom you're reporting, you get to understand societies better. तो theoretical understanding हो सकता है हम लोग बहुत सारे लोग दूसरे अलग अलग ब्रांच से आ रहे हों एकेडमिक्स के, और हमने बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ रखी हो, हमने बहुत सारी सोशियोलॉजी की थ्योरीज पढ़ रखी हो, हमने कम्युनल वायलेंस को थ्योरेटिकली समझा हुआ हो, हमने पॉल ब्रास को भी पढ़ रखा हो, हमने और भी बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ रखा हो। लेकिन जो आपकी ग्राउंड पे लर्निंग होगी जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे, और जो लर्निंग और नई समझ आपके अंदर पैदा होगी, वो थ्योरेटिकल समझ से बहुत अलग होगी। और जो ये थ्योरेटिकल समझ से अलग जो ग्राउंड पे आपकी समझ बनेगी, वो बिल्कुल आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस की समझ बनेगी। आपको पता चलेगा कि ग्राउंड पे चीजें कोऑपरेट कैसे करती हैं, कैसे पुलिस स्टेशन ऑपरेट करता है, कैसे लोगों का इंटरेक्शन होता है पुलिस स्टेशन के साथ, कैसे अलग अलग कम्युनिटीज का कैसा इंटरेक्शन होता है पुलिस स्टेशन के साथ, कैसे दो कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं अगर बिजनेस इंटरेस्ट है, नहीं बिजनेस इंटरेस्ट है तो कैसे दो अलग कम्युनिटीज अलग अलग रहती हैं। तो ये सब चीजें ग्राउंड पे आपको सीखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। और ये आपको, अगर आप एक एकेडमिक माइंड से हैं और उसके बाद अगर आपने जाके ग्राउंड पे समय बिताया है, देन यू आर गोइंग टू बी, मतलब आप डायमंड हो जाओगे, यू गोइंग टू बी अ डायमंड इन द इंडस्ट्री, and who everyone will desire to have. तो अब ये अगर आप शुरुआती दौर में अपने रिपोर्टिंग के अपने जर्नलिस्टिक करियर के, और जो लोग रिपोर्टिंग करना चाहते हैं वो लोग अगर जाके ग्राउंड पे कुछ समय बिता पाए और ग्राउंड पे जाके काम कर पाए और ग्राउंड पे जाके रह पाए 1 साल 2 साल, कुछ लोग वेस्टर्न यूपी में चले जाएं, कुछ लोग हरियाणा में चले जाएं, ऐसी जगहों पे जाके टाइम बिता के आए, तो ये आपको एक बहुत सॉलिड रिपोर्टर बना देगी। और बहुत सॉलिड, एकदम जिसका वो कहते हैं ना ईयर्स टू द ग्राउंड, की जमीन पे कुछ गिरता है और आपके कान में आवाज आ जाती है।
और आप सूंघ लेते हैं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है। आप इतने क्लोजली चीजों को समझने लगेंगे कि आपको एक छोटा सा क्लू मिलेगा कि एक घटना ऐसी हुई है जिसमें इतने लोग, ये लोग मारे गए हैं। आप उस सब कुछ आप सब कुछ आप सब कुछ ब्रेक डाउन कर लेंगे उस एक इंफॉर्मेशन से। अगर आपको ग्राउंड की समझ है कि अगर इस घटना में इस कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं तो इसके क्या क्या इसके पीछे बैकग्राउंड होगा, और किन लोगों ने, अगर सर्टेन एरिया में है, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में है, अगर आप वेस्टर्न यूपी को समझते हैं जाके ग्राउंड पे रह के, तो वेस्टर्न यूपी में कुछ हो रहा है तो आप अपने से उसको थ्योराइज भी कर लेंगे। अगर आपकी ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग है तो, मतलब एक स्कॉलरली थ्योराइजेशन तो अलग चीज है, लेकिन आप भी थ्योराइज करना सीख लेंगे। आप भी समझ जाएंगे उस छोटे से इलाके की थ्योरीज, जो जिन थ्योरीज पे वो छोटा सा इलाका काम करता है। तो आपको जाके वहां पे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आप चीजों को अपने से इन्फर करना शुरू कर देंगे, आप इंफॉर्मेशन को डिकोड करना शुरू कर देंगे। And after a certain point of time, you will be so well embedded on with people on the ground and on the ground that आपके पास न्यूज अपने आप आने लगेगी। मतलब यू वोंट हैव टू चेज न्यूज। शुरू में एक जर्नलिस्ट के साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हर जर्नलिस्ट के साथ, कि उसे रोज एक नया स्टोरी आइडिया देना होता है। और स्टोरी आइडियाज में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो स्टोरी आइडिया हो वो एक ऐसा आइडिया हो। कभी भी किसी भी एडिटोरियल मीटिंग में आप बैठेंगे किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप 5 स्टोरी आइडियाज देते हैं, उसमें एक स्टोरी आइडिया जो है वो एक्सेप्ट होती है, 4 रिजेक्ट हो जाती है, 2 एक्सेप्ट होती है, 3 रिजेक्ट हो जाती है। तो स्टोरी आइडिया जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए। स्टोरी आइडियाज जनरेट करना, स्टोरी आइडियाज निकालना, स्टोरीज निकालना, और न्यूज। और ये सब कैसे आएगा, स्टोरीज आप कैसे निकाल सकते हैं, स्टोरीज आप कैसे स्टोरीज कैसे, नई स्टोरीज कैसे पिच कर सकते हैं, उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग न्यूज सेंस होना चाहिए। न्यूज सेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपको खबर के बारे में उसकी चीर फाड़ करनी आनी चाहिए, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। एक खबर को, अगर एक खबर आज हम हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो खबर को हम कैसे चीर फाड़ कर सकें, हाउ डू वी ऑपरेट दैट न्यूज, हाउ डू वी डाइसेक्ट इनटू दैट न्यूज एंड सी दैट हाउ मेनी न्यूज आइटम्स कैन कम आउट ऑफ दैट वन पर्टिकुलर न्यूज। तो कैसे एक पर्टिकुलर न्यूज के अंदर से अलग अलग तरह के न्यूज आइटम्स आ सकते हैं और अलग अलग तरह की स्टोरीज निकल सकती है। कई बार मतलब आप एक स्टोरी से 4 स्टोरी निकाल सकते हैं, और वो तभी तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूज सेंस बन पाएगा। वो न्यूज सेंस कैसे बनेगी, मैंने बताया कि वो न्यूज सेंस ग्राउंड पे रहने से बनेगा, वो न्यूज सेंस लोगों से डेली के इंटरेक्शन से बनेगा, वो न्यूज सेंस समाज में रहने वाले जिस जिस एरिया में आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां के समाज में रहने वाले लोगों के इंटरेक्शन से, और आपके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उस रीजन में, उनके साथ इंटरेक्शन से आपको न्यूज सेंस आपके अंदर एक डेवलप होगा। तो ये सब चीजें सब जाके कहीं ना कहीं ग्राउंड से ही कनेक्ट होती हैं। मतलब फॉर मी जर्नलिज्म इज ऑल बीइंग द ग्राउंड। इफ आई all have to do it, and we all do it, that we also sit on the desk and create content creation the time do content creation the times when this sells, and it's and there is a rush for content on internet। तो हम सबको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका न्यूज सेंस हो, और कैसे कितना कंटेंट आप क्रिएट कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका न्यूज सेंस कैसा है। न्यूज सेंस कैसा है आपका डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्राउंडिंग कितनी सॉलिड है, आप चीजों को कितना अच्छे से समझते हैं आप, और वो जो है वो ग्राउंड पे रहने से ही आएगा। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मतलब it cannot be replaced, it just cannot be replaced। I mean, there's no replacement to it, no matter किसी तरह कैसी भी जर्नलिज्म हो जाए, और कुछ भी हो जाए, किसी तरफ आगे किस तरफ जर्नलिज्म मोड़ ले, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिपोर्टर का जो ग्राउंड से रिश्ता है वो बना रहेगा, and it is always going to be a pathway for good journalism and good reporting। So one cannot escape ground reporting। And unfortunately we also get to see so many young reporters who are not interested in ground reporting, क्योंकि वो देखते हैं कि इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है और उससे ही कुछ स्टोरी बना देगा। लेकिन अगर आप वो अप्रोच लेके चलेंगे, कभी भी
कभी भी, तो आप कभी भी एक अच्छे रिपोर्टर नहीं बन सकते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल एक रबर स्टैम्प के साथ कह सकता हूँ कि आपको, अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम ग्राउंड पे देना पड़ेगा, आपको बिताना पड़ेगा, और आपको इम्पोर्टेंट इश्यूज जो अनफोल्ड करते हैं उसके बारे में जाके ग्राउंड पे तहकीक करना सीखना पड़ेगा। एक तरह से आप, जिस तरह से पुलिस तहकीक करती है, उसी तरह से आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी तहकीक करेंगे अपनी तरह से। अब जो उदयपुर का ही इंसिडेंट, कमिंग बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद नाउ, आई मीन उदयपुर का ही इंसिडेंट है, पुलिस तहकीक कर रही है और पुलिस हमें कुछ कहानियां बता रही है, कुछ स्टोरीज बता रही है, लेकिन एज जर्नलिस्ट अभी तक हमें से कुछ लोगों को वहां पे जाना चाहिए था और हमें भी अपनी एक तहकीक करनी चाहिए थी, और हमें भी जो हमें ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिलती कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, उनकी फैमिलीज कहाँ हैं, कहाँ कैसे इनको हम ट्रेस करें, ये सब हमें अपना हमें भी एज जर्नलिस्ट शुरू करना चाहिए था। एंड आई एम श्योर देयर वुड बी पीपल डूइंग इट। आई मीन इन द नेक्स्ट 2-3 days all sort of stories are going to come out, तो वो स्टोरीज 2-3 दिन में निकल के आएंगी। तो ये है मिला जुला के, यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता था कि विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी रेफरेंसेस, बहुत सादी जबान में और बहुत ही आम जबान में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मुझे बताता हूँ कि मैं कितना कुछ सीखा मैंने उस एक्सपीरियंस से। ये एक पर्सनल एनेक्डोट है, और एनेक्डोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नलिज्म में, स्टोरी टेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनेक्डोट्स आपको फील्ड से ही मिलते हैं। एनेक्डोट्स मतलब आपको किसी एक कोई आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कोई लंबा पीस लिख रहे हैं किसी मैगजीन के लिए या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें एनेक्डोटल एक रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप पीस लिख रहे हैं तो आप शुरू कर रहे हैं किसी XYZ की कहानी से, और वो XYZ की कहानी जो है वो लार्जर न्यूज से, लार्जर स्टोरी से कैसे कनेक्ट करती है, कैसे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा था। एक दफा मैं जब मैंने ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा भी नहीं की है और ठीक ठाक की है, बहुत ज्यादा तो नहीं की है लेकिन ठीक ठाक की है। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं 2015 में छत्तीसगढ़ गया था, और उस वक्त वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक जगह थी, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बीजापुर के अंदर एक गांव था कुंदा। मुझे एग्जैक्टली गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ पे जो विलेजेस के नाम होते हैं, लेकिन पेद्दागलूर गया था मैं। तो मैंने उस ग्राउंड रिपोर्टिंग से इतना कुछ सीखा, उस एक्सपीरियंस से, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में इतना कुछ सीखा कि शायद मैं अपने 8-9 साल के जर्नलिज्म के करियर में उतना नहीं सीखा है। और वो मेरे लिए अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन था कि कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में क्या क्या गलतियां हम करते हैं, क्या क्या चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि हम सक्सेसफुली वापस आ गए थे, हमने अपनी स्टोरी फाइल कर दी थी, लेकिन हमने बहुत सारी गलतियां की थी जो हमने बाद में रियलाइज किया कि हमने वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। एंड दैट कुड हैव बीन अ बिग डेंजर फॉर अस अगर हम उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलत होता तो सबसे पहले मतलब उस एक एपिसोड, उस एक स्टोरी के बारे में बताता हूँ। वहाँ पे पेद्दागलूर जो गांव है बीजापुर शहर के अंदर छत्तीसगढ़ में, वो पेद्दागलूर बीजापुर से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। और पेद्दागलूर जो है वो जंगलों के बीच में एक गांव है, जहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्कुल एक अलग दुनिया दिखेगी, जहाँ पे आप देखेगा कि जहाँ पे आपको लोग एक अलग अलग लिबास में दिखेंगे आपको, कुछ लोग पूरा कपड़ा भी नहीं पहने हुए दिखेंगे। तो एक अलग ही दुनिया है वो, और वो मेरे लिए पहली बार उस दुनिया का एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है कि वो सबसे सबसे रिच एक्सपीरियंस है मेरा। तो वो, और वहां पहुंचना जो है, या तो दो रास्ते हैं कि आप बीजापुर शहर तक, वहां पे मास रेप हुआ था। सीआरपीएफ के लोगों ने विलेजेस का, जो लोग पेद्दागलूर में कुछ औरतें थी, उनका मास रेप किया था, ये बोल के कि ये लोगों का मोइस्ट के साथ लिंक्स है और ये वो। तो वहां पे आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग आउट दैट स्टोरी। अदर्स आल्सो डिड दैट उसके बाद, लेकिन मैंने वो स्टोरी तहलका के लिए की थी।
और जब बीजापुर हम गए, उसके बाद बीजापुर से हमें पता चला कि यहाँ से पेदागुलू जाने का दो ही रास्ता है, या तो फिर हम या तो पैदल जाएं या 20-25 किलोमीटर अंदर जंगलों में, और या फिर आपको अगर कोई टू व्हीलर मिल जाए तो आप जा सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है वहां पे अंदर जाने का, या साइकिल से जाएं या फिर स्कूटर मिल जाए, किसी की बाइक मिल जाए। तो खैर कुछ होमवर्क तो हमने कर रखे थे, हमें पता था कि हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ पे होगा, बीजापुर के आगे हमें किससे मिलना है और वो हमें कैसे उस गांव तक ले जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें हमें दिल्ली से जाने से पहले ये नहीं पता था कि बीजापुर से आगे जाने का रास्ता क्या है। हम गए थे ये सोच के कि बीजापुर हम जाएंगे और बीजापुर के आगे हम बड़े आसानी से गांव में चले जाएंगे। लेकिन हम बीजापुर गए तो हमें ये पता चला कि वहां से गांव में जाना बहुत ही मुश्किल काम है। एनीवे, हमने किसी से हमारी बात हुई और किसी ने हमें अपनी स्कूटी दी, और स्कूटी दी उसको हमने किसी तरह विश्वास में लिया और किसी तरह उसको कन्विंस किया कि ये स्टोरी कितनी जरूरी है, स्टोरी का बाहर आना, एंड हाउ डेस्परेटली वी नीड दैट स्कूटी। एनीवे, उस स्कूटी से हम थोड़ा सा आगे बीजापुर से आगे बढ़े तो हमारी स्कूटी का टायर फट गया एक सीआरपीएफ कैंप के सामने। और उस सीआरपीएफ कैंप के सामने जब टायर फट गया हमारा तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें। मतलब वी आर स्टक इन द मिडल ऑफ समथिंग वेरी डेंजरस। तो और उसके बाद हम बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप के सामने थे। तो एनीवे, वो सीआरपीएफ के लोगों ने हमसे आके पूछताछ की हम कौन हैं, क्या हैं। देन वी समहाउ डेवलप्ड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम, and they gave us space also to come and spend some time with them. In the meanwhile, they got our scooty. No, they gave us another bike, and that was the biggest mistake which we did. वो हमने एक बहुत बड़ा गलती किया कि हमने उस एरिया में जहाँ पे मोइस्ट इन्फ्लेक्टेड रीजन है, जहाँ पे मोइज्म का बहुत बड़ा खतरा है, जहाँ पे मोइस्ट बहुत एक्टिव है, उस रीजन में हमने सीआरपीएफ वाले से एक बाइक ले ली आगे बढ़ने के लिए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी जो हमें बाद में रियलाइज हुई कि ये बहुत बड़ा चेंज मेकर हो सकता था पूरे इस एपिसोड में। लेकिन खैर हम सेफली वापस आ गए। फिर हम उस बाइक से आगे गए, और उस बाइक से आगे जाने के बाद हमें अपने कॉन्टैक्ट पर्सन से मिला। और अगर हम ये बताए थे सीआरपीएफ वालों को हम किससे मिलने जा रहे हैं तो शायद हमारे लिए वो कभी वो हमें देते नहीं, अपनी गाड़ी नहीं देते हैं, और शायद हमारे लिए और भी चीजें हर्डल्स क्रिएट होती। तो ये सब टेक्निकलिटीज में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज व्हेन यू गो टू ग्राउंड रिपोर्टिंग these things will be important for you to remember, because you also need to understand that before you go to an area like that, what homeworks do you need to do। हम आगे बढ़े और हम किसी तरह वहां गांव तक पहुंचे, और बड़े मुश्किलों के साथ बीच में हमें कोई बोलता था कि यहाँ पे माइंस होंगे, यहाँ पे ये होंगे, यहाँ पे वो होंगे। बड़े मुश्किलात के साथ वहां पे हम पहुंचे, हम वहां पे विक्टिम्स से मिले और हमने सारी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की। और जंगलों के बीच में हमारा 1.5-2 घंटे का सफर रहा। अगर हमारे पास वो लोकल सोर्स नहीं होता तो हम उन जंगलों में कभी नहीं खुद से रास्ते को ढूंढ पाते हैं। तो शायद वो हमारा होमवर्क ठीक था कि हमारा एक सोर्स था वहां पे जिसने हमें उस जंगलों के बीच में रास्ता दिखाया, और जो हमें वहां तक ले गया पेद्दाकलूर तक, जहाँ पे वो औरतों के साथ ये हुआ था। तो हम वहां पे गए, हमने सारी स्टोरीज वहां पे रिकॉर्ड की। वापस जब हम आने लगे तो रात का समय हो गया था, और स्कूटी जो हमें किसी ने बीजापुर में दी थी, उसकी स्कूटी भी सीआरपीएफ कैंप में थी। हम उसको स्कूटी नहीं वापस कर पाए थे। हमारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे, हमें वापस बीजापुर आना था। काफी अंधेरा हो चुका था और बिल्कुल सन्नाटा रास्ता था जंगलों के बीच में। और मैं और हमारे साथ एक फोटो जर्नलिस्ट थे, हमारे दोस्त विजय पांडे, और हम लोग खैर किसी तरह 1-2 घंटे में वापस सीआरपीएफ कैंप तक वापस आ पाए। और जब हम सीआरपीएफ कैंप में आए तो उन लोगों ने फिर हमसे बातचीत की, पूछा कहाँ गए थे, क्या गए थे। तो हमें एज जर्नलिस्ट उनसे भी बात करना आना चाहिए। हमें हमेशा उनको किसी को जब हम ऐसे स्टोरीज पे हूँ, ऐसे असाइनमेंट पे हूँ, तो सारी चीजें नहीं बतानी होती है। और हमने एक अच्छा रेपो उनसे बनाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हम जिससे भी मिले हम उनसे एक अच्छा रेपो बनाए ग्राउंड पे, और वो रेपो जो है वो बहुत टाइम तक काम आता है। उस दिन रात में हमें आगे जाने से उन लोगों ने रोक लिया और हमें सीआरपीएफ कैंप में जगह दे दी, और हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। नेक्स्ट दिन उन्होंने हमारे स्कूटी के साथ छुड़वाया बीजापुर तक,
तो ये रेपो मेकिंग, हमने सीआरपीएफ के साथ भी अपना रेपो ठीक ठाक बनाया, हमने अपने सोर्स के साथ भी अपना रेपो ठीक ठाक बनाया, हमने गांव के लोगों के साथ भी अपना रेपो ठीक ठाक बनाया, जबकि ये तीनों लोग एक दूसरे के बहुत हॉस्टाइल हैं। और अगर किसी को भी पता चल जाता कि हम जिस स्कूटी पे हैं, जिस बाइक पे हैं, वो सीआरपीएफ की बाइक है, तो हमें उसका हमें 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 उसका शायद उसका अंजाम भुगतना पड़ता, और whatever you call it। तो ये चीज जो है, रेपो मेकिंग ग्राउंड पे लोगों से दोस्ती करना, लोगों से, आज तक उस सीआरपीएफ का जो वहां पे ऑफिसर था और जो स्टेशन को, जो कैंप को हेड कर रहा था, आज तक हमारी दोस्ती है उससे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डिड अ वेरी एंटी सीआरपीएफ रिपोर्ट। लेकिन हमने अपने रेपो को उनके साथ बना के रखा, अपनी दोस्ती को बना के रखा। उन्होंने हमसे पूछा भी कि आप हमारे साथ रहें, आपने हमारे साथ रात हमने आपको जगह दी, लेकिन आप लोगों ने हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट कर दी। लेकिन वो सब चीजें आपको डील करना आना चाहिए कि आप कभी भी आप अपने सोर्स के खिलाफ भी रिपोर्ट, मतलब आप अपने सोर्स के खिलाफ भी अगर कोई रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी दैट टैक्टफुल दैट यू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम एंड यू डील विद देम, बिकॉज दैट्स द एसेंस ऑफ, मतलब that's something which is very extremely important to ground reporting, that you have the right sources and you have the people who will tell you, who will give you hints, who will give you clues to do stories, जो आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पे अब ये हो रहा है, यहाँ पे अब ये हो रहा है। तो 6 साल हो गए मुझे वहां पे आए हुए, और हम लोगों ने एक अच्छी स्टोरी वहां से की, और लेकिन आज तक 6 साल के बाद भी अभी तक उन लोगों से हमारा कांटेक्ट बना हुआ है, और हम लोग उनसे बात करते हैं, और अभी तक वो दोस्ती है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, मैं बेसिकली ये बता रहा था कि कैसे कैसे मुश्किल हालात में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और उस बीच में आपको अपना जो संयम है वो बरकरार रखना पड़ता है, आपको जो अपना मेंटल स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखना पड़ता है, और आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आप अपने होमवर्क्स ठीक से करके जाएं। एक बड़ी गलती की थी हमने राजस्थान में 2017 में, और वो बड़ी गलती ये थी कि हम बजरंग दल पे एक स्टोरी करने गए थे, उनके आर्म्ड ट्रेनिंग कैंप्स पे फर्स्ट फोर्स के लिए, और वो बड़ी गलती उसमें ये की थी हमने कि हमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, हमने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई थी, और हमने कोई आई कार्ड भी अपना नहीं बनवाया था। जनरली लोग ऐसा करते हैं, तो एक फेक आई कार्ड बनवा लेते हैं, और शायद हमने ये रियलाइज नहीं किया था कि ये गूगल का दौर है जहाँ पे आप किसी को किसी के नाम से पहचान सकते हैं। और मैं एक मिस्टीरियस आइडेंटिटी के साथ उन बजरंग दल के लोगों के पास जा रहा था राजस्थान हनुमानगढ़ में, और मैंने उनको गलती से एक बार अपने फोन से फोन कर दिया, और उनके ट्रू कॉलर पे मेरे नाम से उनका ट्रू कॉलर पे फोन में मेरा नाम विजिबल था। तो उन लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि किसी असद अशरफ ने फोन किया था। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि असद अशरफ कौन है, तो मैंने बोला कि हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हमारे कलीग हैं, मैंने उनका फोन लेके उनके फोन से आपको फोन किया था। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती जो है एक बड़ी सीख भी थी। और वहां पे जब हम गए तो उनसे हमने सब कुछ ले लिया, हमारे पास बहुत सॉलिड एविडेंस थे कि वो किस तरह से आर्म्ड कैंप चला रहे हैं, किस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं, एक मिलिटिया बना रहे हैं, और किस तरह से उनके लोग पहलू खान की लिंचिंग में इन्वॉल्व थे। हमारे पास कैमरा पे बहुत कुछ था। लेकिन इस छोटी सी गलती ने कि मैंने अपने नंबर से जब मैं अपनी आइडेंटिटी को मिस्टीरियस रख रहा था और एक नकली आइडेंटिटी के साथ उनसे मिलने जा रहा था, तो मैंने अपने नंबर से उनको फोन करके उनको एक क्लू दे दिया था कि कोई असद अशरफ भी है, और वो असद अशरफ उनके दिमाग में बैठा हुआ था। तो लास्ट में उन्होंने, जब हमारे पास सब कुछ था, तो पता नहीं किसी ने असद अशरफ टाइप किया होगा, और उसकी जो शक्ल गूगल पे निकल के आई वो शक्ल मेरे से मिलती जुलती थी, और उन लोगों ने हमें उस वक्त जबरदस्ती पकड़ना शुरू कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एनीवे, वो बाद में सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, पुलिस जब इंटरवीन की तो चीजें आसान हो गई हमारे लिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत ध्यान देने की होती हैं, that you do your homework well, you don't and when you're in special stories like this, you don't commit such blunders, और आप बहुत सतर्क रहें और ऐसे ब्लंडर्स को अवॉइड करें। तो मिला जुला के this is what I wanted to talk about. I don't know how articulate I have been and how useful this session has been for you. But I have mostly talked about ground reporting from my own experiences and how I understand it. और यही बोलना था। मुझे लगता है कि वक्त भी पूरा हो चुका है, हमने
5:45 के करीब ये स्टार्ट किया था और 6:30 हो गया है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मैं ऐड ऑन कर सकूं तो मैं वो करूंगा। स्टोरी टेलिंग में गुड क्वेश्चन। स्टोरी टेलिंग में अपने इमोशंस को ऐड करना बहुत अच्छा। आप अपने इमोशंस तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट तो लिख नहीं रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को, आपको वहां पे ऐड नहीं करना है, लेकिन जब आप इमोशंस को रिकॉर्ड करके आते हैं उनके, और जिन लोगों के बारे में आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, वहां पे आपको अपने इमोशंस नहीं ऐड करने हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स आई विल हैव इमोशंस, और लेकिन वो हमें अपने इमोशंस के बारे में नहीं लिखना है और हमें अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताना है। हम उन लोगों के इमोशंस को इतने अच्छे समझ पाए, हमारी सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग हो, हमारी हमारी सेंसिटिविटी इतनी एथिकल हो अपने आप में कि हम उन लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाए और बिना मैनिपुलेट किए उनके इमोशंस को हम उसको लिख सकें, हम उसके बारे में विजुअली बात कर सकें, उन इमोशंस के बारे में जो हम वहां से देख के आते हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर अस अनलेस वी आर राइटिंग अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट। जब फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखेंगे तो अपने इमोशंस वहां पे लिखेंगे हम, और लिखते हैं जनरली, लेकिन एज रिपोर्टर्स फर्स्ट पर्सन अकाउंट जनरली हम नहीं लिखते हैं। और जब हम वहां से आते हैं तो अपने इमोशंस तो हमारे हैं, हम इम्पैक्टेड हैं, और वो हमारे स्टोरी टेलिंग में दिखेगा। और क्योंकि जब हम उनकी स्टोरी लिखेंगे, उनके इमोशंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो हम उस मजबूती से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने उसको फील किया है, हमने उसको सुना है, हमने उसको फेस टू फेस देखा है। लेकिन हमें ये अपने इमोशंस नहीं लिखने हैं, हमें अपने इमोशंस के बारे में वहां पे नहीं लिखना है कि I felt that, or so of course we will be emotionally affected, we will be emotionally impacted, but then we have to make sure that we record their emotions, we tell their emotions to people without manipulating it and the way we have seen it. So that is what is important. I hope that clarifies your question. Or if you want to add on to it, मैं उसके लिए भी जवाब देने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग में पुलिस से कैसा राब्ता आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके हर लोगों से राब्ता अच्छा होना चाहिए। पुलिस एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और हमारी कोई पुलिस से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टर्स आप रिपोर्टर्स हैं तो हमारी पुलिस से एक अच्छी रेपो होनी चाहिए, हमारी सारी सरकारी एजेंसियों से अच्छी रेपो होनी चाहिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी रेपो होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप क्या लिखते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर गलत भी लिखते हैं, अगर आप उनके खिलाफ भी कुछ लिख रहे हैं, आपकी स्टोरी उनके खिलाफ भी जा रही है, तब भी आपकी रेपो जो है उनसे अच्छी होनी चाहिए। और ये स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, that how do you negotiate in that space that you're writing against them, but then you are sharing a good rapport with them. And how do you do that? You will have to learn it. And this will come with your experience on the ground. This will come when you interact with them. This will come when you understand them. This will come when you when you start to understand how do they think, and how do you talk to them. After only you understand how do they think, you will understand how do you talk to them. तो ये तो हमेशा पुलिस से या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, चाहे वो भाजपा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस बीट पे आप हैं, तो आपकी दोस्ती वहां पे सबसे होनी चाहिए। आपको वहां पे सबको जानना चाहिए और उनको आपको चेहरे से जानना चाहिए। सर भाई, मैं ये जानना चाह रही थी कि अक्सर आजकल ऐसा होता है कि लोग संवेदनशील इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए गए होते हैं, कई रिपोर्टर्स, वो न्यूज के छोटे छोटे हिस्से या फिर वहां पे मिले उनको मिलने वाले छोटे छोटे वीडियोस फौरन डालते हैं। इससे ये होता है सनसनी क्रिएट होती है, ना पूरा पक्ष सामने आ पाता है। तो वो लोग तो इसमें मतलब ऐसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? It's a very good question. It's a very good question. And I think we all fall prey to it because we want instant publicity. We want to be recognized as reporters instantly. And we do that. It's absolutely unethical. It's absolutely uncalled for. As a reporter, you should not post anything on social media as long as you're working on that story. No information about that story should go on social media. Absolutely nothing. All information should be there in your notebook, in your software devices, whatever devices you are carrying to record these testimonies or whatever you want, whatever you're doing so putting things on social media पे चीजों को डाल के आप अपनी स्टोरी को तो खराब करते ही करते हैं,
और आप उसके इम्पैक्ट को डाइल्यूट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप अपने आप को भी एक डेंजरस जोन में डाल लेते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा जैसे बहुत सारे संवेदनशील इलाकों में हम जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे और सोशल मीडिया पे अपने व्यूज डालने लगेंगे, और ये मैं बहुत करता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी खामी है। सोशल मीडिया पे अगर हम एक्टिव हो जाएंगे और सोशल मीडिया पे हम चीजों को फोटोज डालने लगेंगे उस जगह के बारे में, तो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और एक्सपोज कर रहे हैं उन संवेदनशील इलाकों में जहाँ पे ऐसी स्टोरीज करना बहुत मुश्किल है, और वहां पे अपनी जान को हम खतरे में डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही अनएथिकल प्रैक्टिस है कि हम कहीं जाएं तो स्टोरी के बीच में हम सोशल मीडिया पे पिक्चर्स क्लिक करके लगाएं, और स्टोरीज के बीच में हम ये फोटो लगाएं कि हम अभी मदरसे में हैं, और अभी हम उनसे मिल रहे हैं, और अभी हम उनसे मिल रहे हैं, और अभी हम ये कर रहे हैं। I think all these details have to be preserved with you until the story is done. After that, you can do whatever you want to do. You can talk about doing that, how you did that story. You can make a vlog about how you did that story. You can use these images then when you come back to your base. But then, in between the story, you should never do it. It's a very, very bad practice. बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने वक्त दिया जस्ट मीडिया इनिशिएटिव को, और उम्मीद है कि जो आपका टॉक है वो हमारे इंटर्न्स को, और आगे भी हम इसको सोशल मीडिया पे फिर अपलोड करेंगे तो उन सभी को बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मसीह उस्मान भाई, और आई होप दैट इट वाज ओके, और आप जो लोग यहाँ पे हैं उनको कुछ फायदा पहुंचा होगा इससे। शुक्रिया।